हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो भी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है डीईसी की, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2024 में जून में 7, 8 और 10 जून को। जो 7 जून को आपका पेपर है वो है DEC 1 का, जिसके हमने ब्लॉक वाइज रिवीजन, प्रीवियस ईयर के पेपर का रिवीजन सब किया हुआ है। मेरे चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेकआउट करिए और अपना रिवीजन कंप्लीट करिए। ऐसे ही DEC 2 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और DEC 2 के ब्लॉक वाइज जो आपके अलग अलग बुक्स हैं उसका भी प्लेलिस्ट का रिवीजन बना हुआ है ब्लॉक वाइज। साथ ही साथ ब्लॉक वाइज के साथ साथ अलग अलग यूनिट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन आंसर्स करें, हम पेपर सॉल्व करें उससे पहले कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। तो जाके आप पहले चेकआउट करिए और सारे ही वीडियोस को आप लगे तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं 1.5 या 2 की स्पीड में। तो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे तैयारी DEC 2 की। तो DEC 2 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यानी प्रीवियस सेशंस के जो पेपर हैं उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। एक पेपर हमने कर लिया है, आज हम दूसरा पेपर करेंगे। इसके पहले कि हम नए पेपर की तैयारी करें या नए पेपर को मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। अब पुराने हैं तो पूरे वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए, जाके अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपनी। क्योंकि आप अगर वीडियोस को देख लेंगे कि जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है यूनिट वाइज, ब्लॉक वाइज, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में और आसानी होगी और अपने व्यूज़ भी आप उनमें ऐड कर पाएंगे। क्योंकि एक जो आंसर्स मैं बता रही हूँ वो मेरे व्यूज़ हैं और उन्हीं आंसर्स को आप अपने और भी ऐड ऑन कर सकते हैं नए नए पॉइंट्स को, ताकि आपके आंसर्स इन्हेंस हों और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले। आप आसानी से मार्क्स पा सकते हैं 90+। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए आपके दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। ये है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का DEC 2 का आपका पेपर, जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का पेपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस कुछ आते हैं, आपको कितने करने होते हैं, यानी 5 यानी 6 लिखा होता है, 7 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इट डिपेंड ऑन कि अलग अलग सेशन में क्या क्या चीज़ें ऊपर लिखी हुई है। अभी तक तो हमने देखा है नहीं 5 करना होता है DEC 2 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस क्या है कि एनी 5 आए, एनी 6 आए, डजेंट मैटर, हमें तैयारी पूरी करके जानी है। वहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, एनी 5 है या एनी 6 है, उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। चलिए, जनरली एनी 5 ही आता है आपको ना DEC 2 में। तो यहाँ DEC 2 का जो दिसंबर 2022 का जो पेपर है, चलिए देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पेन कॉपी लेके बैठिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, ताकि आपको आंसर्स लिखने में हेल्प हो, है ना। कैसे पॉइंट बना के, स्ट्रक्चर बना के हम आंसर्स को बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ फूड गिवन गिविंग एग्जाम्पल्स। आपको भोजन के किसी एक कार्य का उदाहरण देते हुए वर्णन करना है। ठीक है, तो बोल रहा है एनी 2 फंक्शंस, किसी भी, यहाँ पे एक कार्य लिखा है, वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको 2 फंक्शंस बताना है। वैसे तो फूड के जो फंक्शंस है वो बहुत सारे हैं, है ना। हमने थ्योरी पढ़ाई तब आपने देखा होगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, सोशल फंक्शन, देखिए ये लिखे हुए हैं, है ना। बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो आपको किसी 2 को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, अब बोलोगे मैम साइकोलॉजिकल फंक्शंस कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, साइकोलॉजिकल फंक्शंस ये होते हैं कि जब माँ, आपकी दादी, आपकी बुआ या कोई भी आपको जब खाना बना के देती है, तो साइकोलॉजिकल भी हम उनसे अटैच्ड हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। फिजियोलॉजिकल तो भैया आपको पता ही है कि फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, तो ये किस लिए मिल रहा है, आपके ये फिजियोलॉजिकल जो टर्मोलॉजी उसके अकॉर्डिंग होता है। सोशल, तो सोशल फंक्शंस क्या है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई भी फंक्शंस होता है, तो खाने के माध्यम से हम एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे देखा होगा, शादी कर रहे हैं या कोई फंक्शंस हो रहा है या पूजा पाठ हो रहा है या स्कूल में भी आजकल मध्याह्न भोजन होता है, लंच टाइम होता है, एक दूसरे से शेयर करना सीखते हैं। तो ऐसे में भी बच्चे या बड़े क्या करते हैं, सोशल फंक्शंस हैं, ये सोशली अटैच्ड हो जाते हैं। तो ऐसे और भी फंक्शंस हैं, ये देखिए यहाँ चार्ट में लिखा हुआ, आप इनको किसी 2 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
चलिए ठीक। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके फैट, 1 मिनरल या किसी एक विटामिन के आपको 3 फंक्शंस बताने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैट के फंक्शन। फैट का क्या फंक्शन है? मेन एनर्जी स्टोरेज करना। क्या करता है फैट? हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब भी हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है फैट उसको प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन मतलब हीट, है ना, और कोल्डनेस और ह्यूमिडिटी, जो भी अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है? इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, जो भी हमारी बॉडी के सेल स्ट्रक्चर हैं, फैट आर द फैट्स आर अ की कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो की कंपोनेंट है वो है फैट, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेटिंग वेरियस सेलुलर प्रोसेस। जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती है या हमारे सेल्स एक एक कोशिका से बने हुए हैं, उसका जो कंपोनेंट है वो मेन है क्या है? फैट ही है। ठीक है। तो ये हमारा फैट का फंक्शन देख लिया हमने। अब फंक्शंस ऑफ मिनरल, तो मिनरल में कैल्शियम का देखा है। ठीक है। और भी मिनरल्स हैं, आप उनके भी फंक्शंस देख सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, आयरन है। ठीक है। आप इनके भी फंक्शंस देख सकते हैं या आप लिख सकते हैं। हम यहाँ आपको कैल्शियम का बता रहे हैं। तो कैल्शियम का मेन फंक्शन क्या है कि ये आपके बोन को हेल्दी बनाता है। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ बोन्स हैं और टीथ और कार्टिलेजेस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, आपकी बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? कैल्शियम ही करता है। और ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, जब आपकी बॉडी में आपको कभी कहीं चोट लग जाती है और ब्लडिंग, जब वहाँ से ब्लड निकलता है, खून निकलता है, अगर लगातार खून निकलेगा तो आपके शरीर से तो खून का लॉस हो जाएगा, ब्लड का लॉस। लेकिन आपने देखा है थोड़ी देर खून बहने के बाद थक्का जम जाता है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, तो वो काम कैल्शियम का ही होता है। तो ये 3 फंक्शन देख लिए हमने कैल्शियम के। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है? इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है और इलनेस से भी, है ना। ठीक है। और कोलेजन फॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी में, जो क्या करता है? किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन और सपोर्टिंग स्किन, ब्लड वेसल्स, इन सबके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हाट इज मीट बाय कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, एट व्हाट एज शुड इट बी स्टार्टेड एंड व्हाई। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है और किस एज में इसको स्टार्ट करना चाहिए और क्यों, बता दो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। कॉम्प्लीमेंट्री जो इस फूड की जो बात की, फीडिंग की जो बात किया गया, फीडिंग मतलब कि वो बच्चे जो दूध पी रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है ये बताना है आपको। जो बच्चे दूध पी रहे हैं उस समय कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होगा। जो आप कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो आप और ऐड करते हैं ना खाना बच्चों के लिए, जो बच्चे दूध पी रहे हैं, दूध पीने के साथ साथ हम खाना ऐड करते हैं बच्चों के लिए, तो वो क्यों, जो उसका मतलब क्या है बताना है आपको। ठीक है। वो मतलब यही है, मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ। दूसरा है किस एज से आप स्टार्ट करेंगे वो बताना और क्यों। चलिए देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग refers to be the introduce of solid food along with और alongside breast milk। जब हम ब्रेस्ट मिल्क या माँ के दूध के साथ साथ या फार्मूला मिल्क के साथ साथ बच्चों को कोई सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे हम आलू को मीस कर खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, या कभी कभी कोई फ्रूट्स को मीस कर खिला रहे हैं, तो वो उस फूड को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, है ना। फीडिंग के साथ साथ हम करा रहे हैं। कब स्टार्ट करते हैं हम इसको? 6 मंथ की एज के बाद। कुछ आपने कम्युनिटी में देखा होगा कि हम लोग एक फंक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं अन्नप्राशन। ये आंगनवाड़ी वगैरह में या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। अब भाई क्यों बोला गया वाई? तो इसीलिए क्योंकि क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड होता है या फीडिंग होती है वो न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करता है, डेवलपमेंट रेडीनेस को डेवलपमेंट जो बच्चों की हो रही है उसको तैयार करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और एलर्जी की जो रिस्क है बच्चों की उसको कम करता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स को भी ये और इन्हेंस करने का काम करता है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे ज़रूरी क्यों है। ठीक। क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट 2 कॉम्प्लीमेंट्री फूड ईच दैट कैन बी गिवन टू इन्फेंट ऑफ द
फॉलोइंग एज ग्रुप, आपको एज ग्रुप दी हुई छोटे छोटे बच्चे की, यानी इन्फेंट की, नवजात मतलब 1 साल तक के बच्चे की। तो उनमें आप कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, आपको 2 टाइप की चीज़ें बताना है। जैसे कि 6 मंथ के बच्चे के और 10th मंथ के बच्चे के लिए कौन कौन से आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो 6 मंथ का जो बच्चा है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्यों हाईलाइट करे हुए वर्ड लिखे हुए हैं, तब समझते जाइएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तब 6 मंथ का जो बच्चा है, 6 मंथ के बच्चे के सिंगल ग्रेन सीरियल्स, यानी कि कोई भी एक, जैसे चावल हो गया, चावल को मीस के हमने खिला दिए, ठीक है, या पालक भाजी हो गई, कोई भी हम उसको हल्का सा नमक डाल के खिला सकते हैं, मीस के, पका के। फिर लिखा है प्यूरीड फ्रूट और वेजिटेबल्स, किसी सब्जी या किसी भी फ्रूट का, फल का हम प्यूरी बना के भी बच्चे को खिला सकते हैं, ठीक। कितने मंथ के बच्चे, जब 6 महीने का बच्चा है। लेकिन जैसे बच्चा 10 महीने का है, तो हमें क्या करना है, सॉफ्ट कुक्ड पास्ता, बोला है पास्ता भी मैदे का नहीं होना चाहिए, यहाँ पास्ता की बात कर रहा है जो आटे का हम बनाते हैं ना। होल ग्रेन सीरियल्स, आप अलग अलग प्रकार की सब्जी, चावल वगैरह को मिक्स किए या पास्ता बना के आटे का, वो भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कुछ सॉसेस वगैरह डाल के, या थोड़े बहुत चटनी वटनी, आप जो भी बच्चे खा सकते हैं, टमाटर की चटनी ऐसा बना के, ठीक है। कुक्ड एंड डाइस्ड मीट और लेग्यूम, मतलब कि दालें, अनाज या कुक्ड, जो भी बच्चे मीट वगैरह भी खाते हैं, तो वो सब चीज़ों को आप हल्का हल्का क्रश करके भी 10 महीने तक के बच्चे को खिला सकते हैं। हम एग वगैरह भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, पर इस टाइम दांत आते हैं, पर बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चों के बहुत जो मोलार प्रीमोलार टीथ नहीं आ पाता, चबाने में दिक्कत आती है, तो थोड़ा उनको क्रश करके खिलाना है। नेक्स्ट सी पार्ट है, एक्सप्लेन द रीज़न वाई यूर सिलेक्शन ऑफ दिस फूड। अब ये जो फूड हमने सेलेक्ट किए हैं, ऊपर देखिए ये है ना, ये फूड हमने सेलेक्ट करे हैं, जैसे 6 महीने के बच्चे के लिए ये तो क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, 10 महीने के बच्चे के लिए ये तो क्यों कर रहे हैं, ये हमको रीज़न देना है। तो चलिए नीचे का जो सी नंबर क्वेश्चन, हमको रीज़न देना है कि 6 महीने के बच्चे के लिए हम सिंगल ग्रेन सीरियल क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट 6 मंथ इन्फेंट स्टार्ट टू डिप्लेट देयर आयरन स्टोरेज, उसकी बॉडी में आयरन स्टोरेज बढ़ने लगता है, क्योंकि वो अब बड़ा हो रहा है और ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ अब दूसरी चीज़ें भी खा रहा है। तो इसके लिए हमें देना है किसी भी एक प्रकार का ग्रेन जो उसके धीरे धीरे डाइजेस्ट भी हो पाए, धीरे धीरे, क्योंकि आप बहुत सारा दे देंगे चीज़ें, डाइजेस्ट करने में उसको दिक्कत होगी, एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए किसी एक ग्रेन को इंट्रोड्यूस कराना है। दूसरा कि प्यूरी बना के इसलिए देना है भाई, क्यों, क्योंकि बच्चा अभी चबा नहीं सकता है ना, प्यूरी बना दी। और प्यूरी किसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की इसलिए कि उनमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो बच्चों के डाइजेशन में उनकी हेल्प करते हैं, और धीरे धीरे डाइजेशन की प्रोसेस उनकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। 10 मंथ की एज में हम अगर जो खाने की चीज़ें, ग्रेन्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे क्या है, बॉडी, बच्चे की बॉडी है बड़ी हो रही है, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, एक्टिविटी ज़्यादा करने लगा है, बॉडी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अब उसको ये ग्रेन्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। कुक्ड एंड डाइज मीट वगैरह, जो पका हुआ मीट या भुंजा हुआ मीट जो अच्छा कुक्ड हो वो, या फिर फली दाने या चने वगैरह जो हैं वो हम क्यों इंट्रोड्यूस कराएंगे क्रश करे हुए, क्योंकि हमारे टिश्यू का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है ना, अब ब्रेन डेवलप करेगा, अब धीरे धीरे वो 1 साल की ओर जा रहा है, तो बच्चे को अभी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल। RDA से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। जो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई तब भी बताया था कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होता है। ये वो अलाउंसेस हैं जो किसी भी व्यक्ति के खाने में एक फिक्स अमाउंट में होने वाले न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को डिसाइड करता है। मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी सुन लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हिंदी में तो समझाने से आसानी समझ में आ ही जाता है। तो रिकमेंडेड मतलब आपको रिकमेंडेड किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि इस एज, पर्टिकुलर एज के बच्चे, लड़का हो या लड़की या पुरुष हो या महिला, की बॉडी में इतने फिक्स अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, फिक्स्ड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट होना चाहिए। अगर उतना नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको किसी न किसी बीमारी की कमी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये रिकमेंडेड करता है कि किसी एक व्यक्ति को एक दिन में, एडल्ट की बात किया गया है, कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। अगर 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम वो हर दिन नहीं ले रहा है उसकी एज के अकॉर्डिंग, तो डिफिशियंसी हो सकती है, उसको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम
हो सकती है। तो ये होता है रिकमेंडेड, कि रिकमेंडेड मतलब इतना आपको तो लेना ही लेना है। समझ गए होंगे आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर। बी पोर्शन बोलता है इट्स इज सफर्ड स्टफ्ड पटेटो पराठा सर्व्ड विद द कर्ड बैलेंस लंच मेन्यू। क्या पराठा जो आलू का पराठा है, आलू भरे हुए पराठा दही के साथ देना, क्या ये एक बैलेंस लंच मी है? बैलेंस लंच मीनू का के अंदर आता है? अगर हाँ आपका आंसर जो भी आपका हाँ या ना में है, आपको रीज़न देना है। तो मेरा तो मानना है हाँ बिल्कुल, क्योंकि पटेटो में आप पराठा बना रहे हैं, उसमें आपने अलग अलग मसाले डाले हैं, आपने कर्ड के साथ खा रहे हैं, आपने बटर के साथ उसको सेका है। तो ये एक बैलेंस डाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें सभी अमाउंट में चीज़ें हैं, है ना। प्रोटीन है, कर्ड में प्रोटीन है, कैल्शियम है भाई, मिनरल्स है, फाइबर्स है, ठीक है। क्योंकि सभी चीज़ों को आपने लिया है अलग अलग प्रकार की। आप अपने तरीके से इसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करिएगा। यहाँ देखिए ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, पर आप ऐसा 1 पॉइंट बना के, फिर 2 पॉइंट बना के, फिर 3 पॉइंट बना के ऐसा एक्सप्लेन करिएगा। चेक करने वाले को आसानी होती है और मार्किंग भी अच्छे से होती है। नेक्स्ट बोल रहा है वेजिटेबल कटलेट सर्व्ड विथ अ कप ऑफ मिल्क। एक कप दूध के साथ वेजिटेबल कटलेट दिया जा रहा है और स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का स्लाइस दिया गया है। तो क्या ये बैलेंस डाइट है? आपको अपने आंसर को देना है रीज़न के साथ। डेफिनेटली ये भी क्या है, एक बैलेंस डाइट है। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल कटलेट का काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भी प्रोवाइड करता है। मिल्क का क्या काम है भैया, ये आपकी को कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है। ब्रेड का काम क्या है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये भी एक बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आता है। देखिए अभी मैंने बताया ना आपको ऊपर वाला आंसर कैसे पॉइंट में लिखना। देखिए सी वाला आंसर इन्होंने पॉइंट में ऐसे लिखा है, ये इसको 1 पॉइंट बना के एक्सप्लेन किया अंडर मतलब हाईलाइट करके, ये 2 और ये 3, ऐसे ही आपको आंसर्स लिखना है ताकि आपकी जो मार्किंग है बहुत ही अच्छी होगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेट द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड विच लीड्स टू द फॉलोइंग डिसीज़। यहाँ पे कुछ डिसीज़ के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण डिसीज़ होती हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1। ए न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड एसोसिएटेड डिसीज़। तो लिखा हुआ है केरेटोमेलासिया, ये बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स ऑफ केरेटोमेलासिया कंडीशन दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ द कॉर्निया। आँखों का जो कॉर्निया है वो डैमेज होने लगता है और रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। इसका रिजल्ट ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसके बाद है क्रेटिनिज्म, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के कारण ये होता है और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर इसकी संभावना बढ़ जाती है और कॉजेज सिवरल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट डिलेड इन द न्यूबॉर्न। छोटे जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनकी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है उसको इफेक्ट पहुंचाता है या फिर उसकी ग्रोथ को वो बहुत डिले कर देता है, ठीक है। इसके बाद है स्कर्बी तो आपको पता है विटामिन सी की कमी से होता। इसमें ओरल डिसीजेस हो जाती हैं, यानी मुंह से रिलेटेड, जैसे कि कमजोरी तो आती है, साथ में ब्लीडिंग गम्स एंड स्किन एबनॉर्मलाइजिटीज़ आ जाती है। इसके बाद है पैलिग्रा होता है डिफिशियंसी ऑफ नियासिन जो है जिसको बोलते हैं विटामिन B3 लीड्स टू पैलिग्रा रिजल्टिंग इन डर्मेटाइटिस, डायरिया और मेंटल डिस्टर्बेंस। डायरिया हो जाता है और मेंटल यानी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। क्वेश्चन कर तो आप जानते हैं भाई प्रोटीन की कमी से होता है, जिसके कारण क्या होता है मिनरल मतलब मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं कुपोषित, बच्चा कुपोषित हो जाता है, एकदम दुबला पतला वीक एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनी 3 ऑफ द अबव मेंशन। अब ये जो चीज़ें ऊपर मेंशन करी हुई हैं ये बीमारियाँ, ये 1 2 3 इनके क्लिनिकल फीचर्स आपको बताना है बोल रहा है। तो चलिए डी क्वेश्चन में बोल रहा है, तो चलिए हम क्लिनिकल फीचर्स बताते हैं भाई, ये है ना डी नंबर के क्वेश्चन में। स्कर्बी का क्लिनिकल फीचर आपको कितने का बताना है बोल रहा है 3 का बताना है। स्कर्बी का क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वीकनेस एंड फैटिग्यू, फिर है सॉलोइंग ब्लीडिंग गम, आपको मुंह से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है, आपको जॉइंट पेन, ओरल, आपको दांतों से संबंधित दांतों में ब्लीडिंग होना, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ड्राई एंड स्केली स्किन, आपकी स्किन भी ड्राई हो जाएगी, निशान बन जाएंगे और एनीमिया जैसी बीमारी भी हो जाती है, ठीक है।
फिर पैलिग्रा में क्या होता है, पैलिग्रा के क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डर्मेटाइटिस यानी स्किन इन्फ्लामेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, और डेमेनेटिया एंड मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाता है, और ग्लॉसिस्टिक यानी जिसको इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग वो बोलते हैं। और भी आप चीज़ें लिख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी स्वॉलोइंग, टंग, माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेसरकर तो आपको पता है भाई, क्वेसरकर मतलब पूरी तरीके से बॉडी का ऐसा पूरी न्यूट्रिशन की कमी आ जाने के कारण बच्चों को देखो ड्राई, पीलिंग स्किन से पूरी लेयर निकलना, बहुत दुबलापन, लीवर कमज़ोर पड़ जाना, ये सारी वेट लॉस, एकदम दुबलापन, सिर्फ हड्डी हो शरीर में ऐसा लगने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायरमेंट ऑफ विच इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन। व्हाट इज लैक्टेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लैक्टेशन वो टाइम होता है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस समय किन किन न्यूट्रिशन का आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। देखिए एनर्जी वाले आइटम्स देना है हमको, दूसरा प्रोटीन वाले, तीसरा कैल्शियम वाला, चौथा आयरन वाला, और पांचवा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले हमको कंपोनेंट देना है। इनके यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दिए हुए हैं। आई होप समझ में आएगा। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियोस को 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा या आगे पीछे करके स्लो करके देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। और पॉज कर करके आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से और डिटेल में, ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए है ना, आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 फूड सोर्सेज ईच ऑफ द अबो। अभी जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, जैसे कि ये एनर्जी वाले फूड, प्रोटीन वाले फूड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12, तो इनके अब हमको क्या करना है, फूड सोर्सेज के नाम लिखना है भाई, नीचे बताना है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं, है ना। एनर्जी वाले फूड कौन कौन से, होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, या और बोल सकते हैं हेल्दी फैट जैसे नट्स, सीड्स एंड एवोकाडो। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। फिर प्रोटीन वाले क्या होते हैं भाई, मीट है ना, चिकन, टर्की, या फिर लेग्यूमिनस वाले प्लांट्स जैसे कि चना हो गया, मूंगफली हो गई, मटर हो गया, तुअर हो गई, ये हो सकते हैं। कैल्शियम के लिए आप पूरे ही डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ ग्रीनी लीफ वाली सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। आयरन के लिए रेड मीट, और आयरन के लिए मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि आयरन के लिए हम यूज़ करते हैं, ये देखिए लेग्यूमिनस तो लिखा हुआ है, साथ में आप काले चने या फिर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन बी के लिए, B12 के लिए एग एंड डायरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सी सजेस्ट अ न्यूट्रिशनल स्नैक्स दैट यू कैन गिव टू द लैक्टेशन मदर इन द इंटरवल बिटवीन लंच एंड डिनर। कल भी हमने यह क्वेश्चन किया था, पर हमने किया था प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अब यहाँ जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है भाई, उसके लिए आप क्या प्लान करेंगे लंच और डिनर के बीच में खिलाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो भाई लंच और डिनर के बीच में हम प्लान करेंगे, देखिए क्या प्लान करेंगे, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ग्रीक योगर्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन, प्रोबायोटिक चीज़ें हों। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड बेरीज जैसे कि विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हों। फिर नट्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और हनी, ये ऑप्शनल है। इस प्रकार की चीज़ें हम किसके बीच में, लंच और क्या बोला है भाई, लंच और कहाँ है ये, लंच एंड डिनर के बीच में, यानी दोपहर के खाने से रात के खाने के बीच में आप इतनी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लिस्ट 5 डिसीज अगेंस्ट विच अ चाइल्ड कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब जब वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन के कारण, ये देखिए इम्यूनाइजेशन मतलब कि वैक्सीनेशन, टीकाकरण से आप किन किन बीमारियों से किसी बच्चे को बचा सकते हैं। किन्हीं 5 बीमारियों के बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं 5 बीमारी। मेलेस, फिर है पोलियो, फिर डिप्थेरिया, टीटनेस एंड हेपेटाइटिस बी। इन सारी बीमारियों से बचाने के लिए हम अलग अलग वैक्सीनेशन करते हैं। समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, और डिटेल में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे फीवर, रश से में होता है, इसको हम मेसल्स बोलते हैं। पोलियो में तो आपको पता है कि भाई वो हमारी बॉडी को पैरालाइज्ड वाली जो भी प्रॉब्लम होती है वो होता है। फिर डिप्थेरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ब्रीथिंग संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे को। टिटनेस तो आपको पता है कि मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। हेपेटाइटिस बी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बी पोर्शन बोलता है, एक्सप्लेन हाउ द केयर गिवर कैन मैनेज अ चाइल्ड हु हैज़ माइल्ड डिहाइड्रेशन एट होम। किसी बच्चे को माइल्ड डिहाइड्रेशन हो गया, हल्का सा डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या करेंगे,
सबसे पहली बात की हम उसको क्या देंगे, ORS। फिर उसको क्लीन फ्लूइड्स देंगे। फ्लूइड्स मतलब आप जूस, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली स्मॉल मील, आप थोड़े थोड़े मील दी, ज़्यादा मत दीजिए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो वैसे ही ख़राब हो गया है अभी उसको डिहाइड्रेशन के कारण। थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल्स दीजिए। फिर अवॉइड हैवी फूड, देखिए लिखा हुआ है ना, हैवी फूड नहीं देना, दलिया खिचड़ी ये सब दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं आप, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, मॉनिटर यूरिनेशन, आप देखिए कि उसकी यूरिन कैसी है, ध्यान रखिए, है ना। तो इसी पर कलर देखिए, कलर कैसा है उसका, बहुत ज़्यादा ग्रीन तो बहुत ज़्यादा येलोइश तो नहीं है। उस हिसाब से हम डॉक्टर से फिर कंसल्ट बाद में भी कर सकते हैं। और कूल इन्वायरमेंट, ठंडा इन्वायरमेंट, और उसको क्या करना है, हमको आराम भी देना है, ठीक। इसके बाद और क्या करने बोल रहा है आपको कि मॉनिटर सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स ऐसे तो नहीं है, कहीं कोई एलर्जी आपको दिखने रही है, उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस प्रकार की चीज़ों को भी आपको मेंशन करना, कहीं बहुत ज़्यादा चक्कर तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है किसी एक दिन में, एक केयर गिवर के नाते, या आप घर पे केयर कर रहे हो या अपने सेंटर जो है आपका वहाँ केयर कर रहे हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर C, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये लिखा हुआ है, इनके सिम्टम्स बताना है, किसके, आई इन्फेक्शन और आई ईयर इन्फेक्शन की, ठीक है। तो भाई देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ आई इन्फेक्शन, आपकी आंखें, किसी की आंखें रेडनेस है तो मतलब उसको आई इन्फेक्शन है। डिस्चार्ज निकल रहा है आंखों से पानी या किसी भी फॉर्म में निकल रहा है वाइट डिस्चार्ज, तो भी उसको क्या हो रहा है, आई इन्फेक्शन है। टीयरिंग, वही पानी निकल रहा है तो। ईचिंग, बहुत खुजलाहट हो रही है, स्वेलिंग हो रही है। ये सारी 5 कंडीशंस हैं, ये सारी 5 कंडीशन है जो रिप्रेजेंट करती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या बच्चे को क्या हो रहा है, आई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। तो ईयर इन्फेक्शंस में कैसे हम मॉनिटर करेंगे, ईयर पेन तो नहीं हो रहा है ना, ईयर पेन, फीवर, इरिटेबिलिटी यानी इरिटेशन होता है ना, फ्लूइड ड्राई, डेरीनेज यानी कि कोई फ्लूट तो नहीं निकल रहा है। फिर हियरिंग चेंज, सुनने में कुछ समस्या है, चेंजेस तो नहीं आ गया है, ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को हो रहा है मतलब उसको ईयर इन्फेक्शन हो गया है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको किसी भी 2 को एक्सप्लेन करना है। हम आपको यहाँ चारों एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं फटाफट, चलिए, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको ए नंबर, पहले पहुँच जाते हैं, ए नंबर, एस्पेक्ट्स टू कंसिडर व्हेन प्लानिंग मील फॉर टोडल्स और प्री स्कूल। किसी प्री स्कूल और टोडल्स वाले, जो टोडलहुड वाले बच्चे हैं उनके लिए किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए आप उनका क्या करेंगे, मील प्लान करेंगे। देखिए ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अंडरलाइन करे हुए, हाईलाइट करे हुए। न्यूट्रिशनल बैलेंस होना चाहिए, है ना। प्रोटीन का साइज़ बढ़िया बराबर होना चाहिए। टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी खाने की, क्योंकि भाई वो देख देख के खाते हैं, बच्चों को बड़ा सुंदर दिखना चाहिए खाना। फिर फूड प्रेफरेंस एंड वैरायटी, बच्चे क्या खाना ज़रा पसंद करते हैं वो, और उनमें वैरायटीज़ आप इंक्लूड करेंगे। देन फूड सेफ्टी, आप ऐसी चीज़ें मत दीजिए कि बच्चों को कोई उससे एलर्जी हो या बच्चा क्या हो, परेशान हो जाए, कभी उसको एलर्जी भी हो जाती है ना, सेफ्टी का ध्यान रखिए। फिर हाइड्रेशन, ऐसी चीज़ दीजिए जिससे बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा भी बनी रहे। उसके बाद अभी मैंने बताया एलर्जी वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। हर चीज़ को खिलाने से पहले थोड़ा कम मात्रा में खिला के देखिए। फिर ये रोल मॉडलिंग, कुछ रोल रिप्रेजेंट करिए, देखिए वो बच्चा ऐसा खाता है, इससे खाने से ये होता है, दूध पीने से ये होता है, इस प्रकार से। फिर है मील टाइम इन्वायरमेंट, आप उसको इन्वायरमेंट ऐसा बना के रखिए कि बच्चा अच्छे से खाना को खाए जो भी आप बना रहे हैं। और पेशेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर बच्चे का मन अभी खाने का नहीं है तो वेट करिए, थोड़ी देर बाद खिलाइए, या फिर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा पेशेंस, धीरज रखिए, ठीक। इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। देन है इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्या इंपॉर्टेंस है माँ का दूध, माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाना। सबसे पहला बात यह है कि जो माँ का दूध होता है उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी बच्चे को ज़रूरत होती है। तो जैसे कि न्यूट्रिशन, इम्यून सिस्टम बूस्ट, बच्चे का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है अगर वो माँ का दूध लगातार पीता है, अच्छे से पीता है। तो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव हेल्थ उसकी अच्छी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी स्ट्रांग नहीं हुई कि वह हैवी फूड को डाइजेस्ट कर सके, पर दूध को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बॉन्डिंग, माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। वेट मैनेजमेंट होता है बच्चे का भी और माँ का भी। फिर है डिसीज़ प्रिवेंशन, बच्चे की बॉडी में डिसीज़ रेजिस्टेंस होता है, स्पेशली तब वाला दूध जो बच्चा शुरू के स्टार्टिंग के डेज में पिलाती है। फिर है
कन्वेनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि भैया माँ का बच्चे को दूध पिलाना बड़ा कन्वीनियंस है। माँ अपने साथ बच्चे को जहाँ भी ले जाए आराम से पिला सकती है और इजीली मिल जाता है ना। कुछ कुछ जैसे कि ब्रेस्ट जो बच्चों का दूध आता है ना, फार्मूला मिल्क बड़ा ही महंगा मिलता है, तो वो एफर्ट कर पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ अ मिनिमम इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स कंपेयर टू द फार्मूला फीडिंग। समझ ही गए होंगे आप, है ना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब कि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है किसी पॉल्यूशन के कारण फार्मूला मिल्क में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन माँ के दूध में तो कोई इन्फेक्शन होगा नहीं। फिर है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, बच्चे की बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करने में माँ का दूध सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सी नंबर का जो आपका पार्ट है, सी नंबर, वो कहता है द न्यूट्रिएंट्स एंड द हेल्थ सर्विसेज ऑफ द ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विस के बारे में बताना है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं भाई, जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स आपने देखा होगा आंगनवाड़ी वगैरह में, या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में। ICDS के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों के लिए या 1 साल तक के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशंस होती है, हेल्थ चेकअप में नर्सेस आती हैं, डॉक्टर्स आते हैं, टाइम टाइम पे चेकअप करते हैं, ये सब ICDS में ही आता है। फिर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होती है माँ की, ठीक है, ताकि माँ अपना ध्यान रखे, साथ साथ में बच्चे का भी। हेल्थ एजुकेशन, कैसे हेल्थ का आप अपना ध्यान रख सकते हैं, ये भी वहीं ICDS के अंतर्गत ही आता है। प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाते हैं कि कभी कुछ हो गया है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी आप जानते हैं इसके बारे में, तो ठीक है, ये भी प्रोवाइड किया जाता है ICDS के अंतर्गत। फिर एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन को बताया जाता है, समझाया जाता है कि आपका एम्पावर्ड होना कितना ज़रूरी है, ये सारी योजनाएं भी इसमें आती हैं। फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी है इसी में, इसमें कम्युनिटी के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और ग्रोथ मॉनिटरिंग, छोटे छोटे बच्चे का, माँ का, प्रेग्नेंट महिलाओं का ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है कि प्रॉपर ग्रोथ उनकी एज के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। उस हिसाब से फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर माँ को या बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है, या उनको सलाह दी जाती है कि कैसे वो अपना ध्यान और बच्चे का ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्ट एड ड्यूरिंग द फ्रैक्चर एंड बर्न। कभी किसी का जल गया है या फ्रैक्चर हो गया है तो आप कौन कौन से फर्स्ट एड अपनाएंगे एज आ प्री प्राइमरी टीचर या फिर आपके सेंटर में या घर पे। तो क्या करेंगे हम, इमोलाइजेशन मतलब कीप द इंज्योर एरिया एज स्टिल एज पॉसिबल। आपको क्या करना है, उसको साफ़ रखना है, फिर ध्यान रखना है। जो जैसे कि अगर हड्डी टूट गई तुरंत उसको प्रोटेक्शन कवर करिए। ब्लड बह रहा है, ये जल गया है, ये फ्रैक्चर हो गया है, तो आपको क्या करना है, जल गया है तो तुरंत आप क्या करिए, ठंडे ठंडे पानी से या जो भी आपके पास मलहम, घी, ठंडा ठंडा जो भी तेल जो भी अवेलेबल है फर्स्ट एड बॉक्स में, वो उसको लगा दीजिए। जो बर्न के लिए स्पेशलिस्ट है, या फ्रैक्चर हो गया है तो तुरंत पट्टी वट्टी बांध के तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए, सपोर्ट प्रोवाइड करिए, हिलने डुलने मत दीजिए, है ना। फिर एलिवेट मतलब कि इफ़ पॉसिबल एलिवेट द इंज्योर्ड लिम्ब टू रिड्यूस स्वेलिंग ना हो, इसके लिए उसको क्या करना है कि स्थिर रखना है। अगर आप हिलाते डुलाते रहेगा स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। फिर पेन रिलीफ, अगर कोई टेबलेट या कोई ट्यूब वगैरह है तो वो लगा दीजिए। और सीक मेडिसिन हेल्प, तुरंत मेडिकल हेल्प हमको लेना है। बर्न पे आपको कि ठंडा पानी डालना है, कवर द बर्न को ढक के रखना है। पेन रिलीफ दवाई है तो वो देना है। डू नॉट पॉप, जो भी अगर वो फोड़े आ जाते हैं ना, उनको फोड़ना नहीं, क्योंकि जलने के बाद अक्सर फोड़े आ जाते हैं, तो उसको फोड़ना नहीं है, वो इन्फेक्शन फैला देता है। और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो आई होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत है। आई होप, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूरत ना पड़े, कुछ डाउट्स ना हो, क्योंकि जो मुझे पता है एज ए स्टूडेंट कहाँ डाउट हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पे, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। आप वीडियोस को पॉज कर करके जहाँ ज़रूरत है वहाँ रुक के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एग्ज़ाम्स के दौरान आपको ये बहुत हेल्प होगा। और आगे भी हम इसी सीरीज़ में 2-3 पेपर और लेके आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी तैयारी आपके एग्ज़ाम्स तक अच्छी सी हो जाए। बार बार प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 4-5 पेपर में करवाऊँगी, आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।